आज हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। कूलम और दूसरे साइंटिस्टों ने स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंट किए थे और उन एक्सपेरिमेंट के बेस पे उन्होंने क्या पाया, सपोज Q1 एंड Q2 ये दो चार्जेज हैं, इनके बीच डिस्टेंस है R। तो Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा और Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा। यदि दोनों चार्ज सेम है, एक जैसे हैं, तो फोर्स होगी रिपल्सिव। यदि एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो फोर्स होगी अट्रैक्टिव। सो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, दिस फोर्स is directly proportional to magnitude of Q1, magnitude of Q2 and inversely proportional to square of distance between the charge। तो यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। कूलम ने जो चार्जेस हैं उनकी मैग्नीट्यूड को चेंज किया तो उन्होंने क्या देखा, चार्ज की मैग्नीट्यूड डबल कर दी तो फोर्स डबल होगी, चार्ज की मैग्नीट्यूड हाफ कर दी तो फोर्स हाफ हो गई। मीन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। फिर जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को कम किया तो जो फोर्स है वो इंक्रीज हो गई, डिस्टेंस को ज्यादा किया तो फोर्स है वो डिक्रीज होगी। एंड इट वाज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, F बराबर है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। K कांस्टेंट है, इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। SI सिस्टम हम यूज करें यूनिट का तो K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। यूनिट लिख लेते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। K को एक और तरीके से लिख सकते हैं, K is equal to 1/4 pi epsilon 0. This epsilon 0 is called permittivity of free space। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये है 1/4 पाई K। K की वैल्यू यहाँ से रख दें आप इसमें, तो ये आ जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और जो यूनिट है वो जो K की यूनिट है एप्सिलॉन नॉट की यूनिट उसकी उल्टी हो जाएंगी। सो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज एप्सिलॉन। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। मान लो ये दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2। मान लेते हैं दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, दोनों के बीच डिस्टेंस है R। मान लें Q1 चार्ज रखा है A पॉइंट पे और Q2 चार्ज रखा है B पॉइंट पे।
तो दोनों चार्ज पॉजिटिव है, Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा तो फोर्स इस तरफ होगी, तो ये फोर्स लगी 2 पे, 1 ने लगाई, हम इसको लिख सकते हैं F21। इसी तरह 2 जो Q2 है वो Q1 पे फोर्स लगाएगा, वो भी रिपल्सिव फोर्स होगी F12। यहाँ पे हम लिख सकते हैं F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो मैग्नीट्यूड हमने देख ली थी फोर्स की, मैग्नीट्यूड थी F इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो ये मैग्नीट्यूड है। अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं। सपोज मैं पहले F21 लिखना चाहता हूँ, F21, दिस इज F21। तो F21 की ये मैग्नीट्यूड है। तो जब भी किसी वेक्टर को हम लिखते हैं तो उसकी मैग्नीट्यूड और उसको मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट वेक्टर से। यूनिट वेक्टर बेसिकली हम यूज करते हैं डायरेक्शन के लिए, तो यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में यूज कर लेते हैं। सपोज A से B की तरफ जो यूनिट वेक्टर है वो हम ले लेते हैं R12। ये यूनिट वेक्टर है जिसका डायरेक्शन है 1 से 2 की तरफ, A से B की तरफ। और R21 ये यूनिट वेक्टर है जिसका डायरेक्शन ये है फ्रॉम B टू A। तो F21 की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है R12। सो यहाँ पे लिख देते हैं R12 कैप, ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर फ्रॉम 1A टू B। और R21 ये यूनिट वेक्टर है B टू A। और जो यूनिट वेक्टर है उनकी मैग्नीट्यूड 1 है। अच्छा, 1 टू A से B की तरफ और 21 B से A की तरफ मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम लिख सकते हैं R12 कैप बराबर है माइनस R21 कैप। इसी प्रकार से हम F12 लिख सकते हैं। F12 फोर्स है 1 पे जो 2 ने लगाई है, तो इसका लिख सकते हैं K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, यूनिट वेक्टर R21। इसको हम कह सकते हैं इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। मैग्नीट्यूड तो आप देखिए मैग्नीट्यूड सेम है, बट यहाँ पे R12 और यहाँ पे R21 है। इसको हम कह सकते हैं इक्वेशन 3। तो आप देखिए इक्वेशन 3 से R12 और R21 में क्या रिलेशन है। तो हम R12 की जगह लिख सकते हैं इक्वेशन 1 और 3 से F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। R12 की जगह लिख सकते हैं माइनस R21, तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस R21। अब देखिए ये यहाँ पे ये चीज F21 के इक्वल है, तो दिस इज इक्वल टू एक माइनस साइन आ गया F12। तो देखिए F21 बराबर आ गया माइनस F12।
सा ये यहाँ पे अब इसको डिस्कस करते हैं। तो आप देखिए जितनी फोर्स 1 ने 2 पे लगाई उतनी फोर्स 2 ने 1 पे लगाई। फोर्स आर इक्वल। अच्छा, जो फोर्स है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में भी है, तो एक्शन रिएक्शन के पेयर यहाँ पे बन रहे हैं। सो न्यूटन्स थर्ड लॉ इज ओबेड। डिस्कस करते हैं इसको, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। डिस्कशन पहला पॉइंट, कूलम लॉ आप जब यूज करेंगे तो जो चार्ज है Q1 और Q2 दे मस्ट बी पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्ज क्या होता है? पॉइंट चार्ज वो है, आपने यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट लिया है ए पॉइंट पे, यदि उस ऑब्जेक्ट का साइज जो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है, देन दिस चार्ज इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज। तो कूलम लॉ आप यूज तभी करेंगे जब चार्ज कैसे हो? पॉइंट चार्ज। तो ये कंडीशन है, कूलम लॉ शुड बी यूज फॉर पॉइंट चार्ज ओनली। सेकंड पॉइंट, ये फोर्स ए ने बी पे लगाई, बी ने ए पे लगाई, जो फोर्स लग रही है F12 एंड F21, दिस फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल। फोर्स कूलम लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स आप निकाल रहे हैं वो फोर्स दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अलोंग होगी, and this type of forces are called central forces। समझ सकते हैं, force act along the line joining the two particles। इस तरह की फोर्सेस को हम कहते हैं सेंट्रल फोर्स। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या है? फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। तो जब भी आप कूलम लॉ यूज करेंगे तो आपको ये 3 पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। आप तभी यूज करेंगे जब चार्ज कैसा हो? पॉइंट चार्ज। ऐसा नहीं है कि आपने जो चार्ज है जो ऑब्जेक्ट ले लिया, सपोज आपने कोई स्फेरिकल बॉडी ले ली, ठीक है, उसका इतना साइज है और आप इस पॉइंट पे यहाँ पे एक और स्फेयर रख देते हैं, तो जब आप कूलम लॉ यूज करोगे तो इस केस में आप, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है, ये जो चार्ज बॉडी है उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस जो साइज है उसके कंपेरेबल है। सो यू कैन नॉट यूज कूलम लॉ इन दिस सिचुएशन। अब हम पढ़ेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मान लिया बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट हैं, Q1, ये है Q2, ये है Q3 एंड सो, और यहाँ पे एक चार्ज ले लेते हैं Q चार्ज। तो ये रखे हैं Q1 A पॉइंट पे, Q2 B पॉइंट पे, Q3 C पॉइंट पे, और जो Q है वो रखा है D पॉइंट पे। सपोज हम इस Q चार्ज पे टोटल फोर्स निकालना चाहते हैं,
तो आप देखिए जो Q1 जो Q चार्ज है उस पर Q1 भी फोर्स लगाएगा, Q2 भी फोर्स लगाएगा, Q3 भी फोर्स लगाएगा। सपोज इनके बीच में जो डिस्टेंस है, इनफैक्ट Q की बजाय इसको Q नोट ले लेते हैं ताकि डिस्टेंस आसानी से कैलकुलेट लेते हैं। तो Q नोट और Q3 के बीच डिस्टेंस है R03, Q0 और Q2 के बीच डिस्टेंस है R02, Q1 और Q0 के बीच डिस्टेंस है R01। जब इस Q नोट पे फोर्स निकालनी है तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है Q1 Q नोट पे जो फोर्स लगाएगा वो फोर्स उतनी ही लगाएगा जितनी Q2 और Q3 की एब्सेंस में लगाता। मींस Q2 Q3 और चाहे कितने भी चार्ज प्रेजेंट हो, Q1 Q नोट पे जितनी फोर्स उनकी एब्सेंस में लगाता उतनी ही फोर्स अब लगाएगा। इसी तरह से Q2 Q नोट पे जितनी फोर्स Q1 और Q3 नहीं Q3 एब्सेंट होते तब लगाता उतनी फोर्स अब लगाएगा। इस तरह से Q3 भी Q नोट पे जितनी फोर्स जो बाकी चार्ज है उनकी एब्सेंस में लगाता उतनी फोर्स अब लगाएगा। तो जो नेट फोर्स होगी Q नोट पे वो इन सब फोर्सेज का वेक्टर सम होगी। तो मान लेते हैं जो सारे चार्ज हैं वो पॉजिटिव हैं, तो जब तक मैं किसी चार्ज के साथ साइन लिखूंगा तो आप ये समझिए वो चार्ज पॉजिटिव है। तो आप देखिए Q1 Q नोट पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, और ये फोर्स Q नोट पे लग रही थी, इसको लिखते हैं 0 F01। इस तरह से ये इस पे फोर्स लगाएगा तो ये फोर्स होगी F03, और ये लगाएगा इस तरफ, ये होगी F02। तो Q0 पे जो टोटल फोर्स होगी उसको हम लिख लेते हैं F0। F0 क्या होगी, F01 प्लस F02 प्लस F03। तो ये नहीं है कि जो इस पे फोर्स लग रहा है आप उसको सिंपली जोड़ दोगे, जो फोर्स है उसका वेक्टर सम है, और वेक्टर के बारे में हम 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। इस तरह से ये तो 3 चार्ज थे, मान लो n चार्ज होते तो क्या सिचुएशन होती, F04 एंड so on. This is called superposition principle. So according to superposition principle, total force on a charge is the sum of forces due to all other charges unaffected by presence of other charges. That is F0 is equal to F01 plus F02 plus F03 plus F04 and so on. So we can write force, net force on a charge due to charges is the vector sum of all the forces exerted by charges taken one at a time, unaffected by presence of
अदर चार्ज। तो जब हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम बेसिकली हमें फोर्स निकालनी होगी किसी चार्ज पे, बहुत सारे चार्ज प्रेजेंट होंगे। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो जो चार्ज है जिस पे आपको फोर्स निकालनी है आप उसको आइडेंटिफाई करें। उसके बाद जो चार्ज उसके आसपास प्रेजेंट है उन चार्जेस से उस चार्ज की डिस्टेंस देखें और उनको स्ट्रेट लाइन से मिला दें। फिर उसके बाद जो फोर्स हमने कूलम लॉ से जो फोर्स की इक्वेशन डिराइव की थी, आप उस इक्वेशन यूज करते हुए फोर्स की वैल्यू लिख लें और उन सब को वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग जोड़ दें, तो आप किसी इंडिविजुअल चार्ज पे नेट फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं।